नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की बाल विकास की 30 सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे और पहला पार्ट है, इन्हें रट लो दोस्तों, यहीं से प्रश्न आते हैं। टारगेट हमारा क्या है दोस्तों बाल विकास में? 30 ऑफ 30, यानी कि पेडागॉजी से लेके कंसेप्ट से लेके सारे प्रश्न मटेरियल आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आइए पेश करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, तो वीडियो अंत तक देखिए। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का कंसेप्ट है दोस्तों, और पहला ही प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। बच्चों में क्या है? ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तालमेल बैठाने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें आपकी प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? देखिए, उच्च आत्म क्षमता, ये तो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। लेकिन निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है। लेकिन बात करें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होती है। और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी आपका प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेषता है। और उच्च आत्म क्षमता, ये भी आपके प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लोगों का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया जा चुका है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो किस तरह प्रवृत्त होगा दोस्तों? तो वह आपके अंतर्निहित संभावित दंड का प्रवृत्त होगा। किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। क्योंकि ये कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, कौन से स्तर है दोस्तों? पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त हो सकता है? तो अंतर्निहित संभावित दंड। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। शिक्षिका को क्या चाहिए दोस्तों? तो शिक्षिका को क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, ये सिद्धांत दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा सिद्धांत है जो आपके बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये तो आपका एक पहला ऑप्शन हो गया। आइए और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो कौन सही नहीं है? देखिए, आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये आपका कथन या गलत असत्य दिया गया है। क्योंकि सभी विकास जो होते हैं अधिगम का एक समान गति से नहीं बढ़ सकते दोस्तों, सबकी अपनी अपनी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही बात है। और सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं,
ए बी डी ऑप्शन जो है ये बाल विकास के एक सिद्धांत हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो आपका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है आकलन करने का, तो वह होता है दोस्तों आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया जो है आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता से संबंधित है अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन है तो वह आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। अगर एग्जाम में आ गया कि आप ये बताइए कि सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा होगा, तो आपका अपसारी होगा। सभी लोग नोट कर लेंगे और टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको फ्री मटेरियल, फ्री पीडीएफ फाइल, नोट्स आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोस्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोस्की सहमत होते हैं। ये बच्चों के कथन दिए गए हैं कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किए जाएं, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है, या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोस्की सहमत होते हैं, तो वह कथन है आपका डी ऑप्शन, कि बच्चे जो हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपसे कैसे बनेंगे, डेली क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे प्रश्न बिल्कुल बनेंगे और प्योर एंड श्योर बिल्कुल 100% बनेंगे। डेली क्लासेस अटेंड करें दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे जो होते हैं चिंतन वयस्कों की भांति होती हैं, और ज्यों ज्यों में बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि बच्चे जो है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं उनके चिंतन में क्या है, गुणात्मक वृद्धि होती जाती है। और दोस्तों बी ऑप्शन यह है कि बच्चे जो हैं खाली बर्तन के समान होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे जो है निष्क्रिय जीव होते हैं, जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत के खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा कि जो बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, जिज्ञासु वाले होते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कुछ एक ऐसा आपको मिलेगा टॉपिक, ऐसा शब्द मिलेगा जिससे लगेगा कि यही आंसर है। जैसे जिज्ञासु हो गया शब्द, तो जिज्ञासु बच्चे ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता है। तो जिज्ञासु प्राणी क्या है, बच्चे कैसे होते हैं, एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेंगे, ये विजय सर का वादा है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सभी ऑप्शन आप लोग पढ़िए, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा बच्चों की त्रुटियों के बारे में। देखिए पहला ही कथन यहाँ पे सत्य है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। जब आप लोग भी गलतियां नहीं करेंगे, भले भी कम स्कोर आए स्कोर कार्ड आपका, फिर भी आप डेली जब प्रैक्टिस करते हैं तो सीखते हैं, और सीखते सीखते ही यहाँ पे नंबर 1 बन जाते हैं। कोई नंबर 1 पैदा नहीं होता दोस्तों, वह सीख कर ही नंबर 1 बनता है। तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी शिक्षक बंधु, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी एक बार सभी दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, पेडागॉजी क्या कहती दोस्तों, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या चाहिए कि वह क्या करें दोस्तों, तो वह आपके अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। कोई बालक है जिसका नाम सुरेश है, वह समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। अब यहाँ दो बालकों और दो विद्यार्थियों के मध्य जो है दोस्तों पढ़ने के संदर्भ में उनके विभिन्नता का कारण पूछा गया है कि एक जो है समान रूप से शांत अकेले पढ़ना चाहता है और दूसरा जो है एक समूह में पढ़ना चाहता है। तो उनके में क्या विभिन्नता का कारण है? अभिक्षमता का, अधिगम शैली का, परावर्तकता से स्तर का या मूल्यों का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम शैली का। इनमें जो विभिन्नता है दोस्तों, जो एक अकेले पढ़ना चाहता है, एक समूह में पढ़ना चाहता है, इसमें जो विभिन्नता है अधिगम शैली का है। तो ऐसे प्रश्न आते दोस्तों क्योंकि आप एक भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, तो जांचा परखा जाता है। यही आपकी बाल विकास और पेडागॉजी होती है। भले आपने डिप्लोमा में कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन बेहतर प्रिपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत में भाषिक और विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा और प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन दिया गया है। और उपयुक्त कथन कौन सा है? तो आप लोग सभी लोग वीडियो पॉज कर कथन पढ़ लेंगे। ABCD 4 कथन दिए गए हैं। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? जो आपके भारत के भाषिक विभिन्नता बहुत हैं, इस संदर्भ में जो है विशेषकर कक्षा और प्राथमिक स्तर और बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त जो कथन है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण जो विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय होगा जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में जो है प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी कि यह शब्द दे दिया गया कि प्रकृति पोषण विवाद, इसमें इतने में जो प्रकृति का पूछा गया है कि क्या अभिप्राय है, तो प्रकृति का अभिप्राय है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सबसे उपयुक्त पेडागॉजी कहती है जो सबसे बेस्ट हो। तो ये 4 दिए गए हैं। वीडियो पॉज करें, आप लोग पढ़ें, मैं डायरेक्टली आंसर पे आऊँगा कि सबसे उपयुक्त जो कथन है आपका कि जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, यानी कि निगेटिव प्रश्न है। देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब ये बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो कथन आपको इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है वह आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो सही नहीं है आपका वह होगा केवल बच्चे कक्षा में सीखते हैं। ये आपका क्या है? सही नहीं है। बाकी ABC ये आपके तीनों सही दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के, अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, आपके लिए प्रश्न है, अगर आप अपने शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना हो तो उसके लिए जो है किस ऑप्शन को, किस रणनीति को अपनाएंगे आप लोग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग वीडियो पॉज कर यहाँ पे रीड करेंगे और मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ कि आप लोग किस रणनीति को अपनाएंगे कि बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम सहायता करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक दोस्तों कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। एक बार दिल से कमेंट करके बताइएगा, दिल से लाइक करके बताइएगा कि समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। क्या वह कंप्यूटर है, क्या वह आनुवंशिकता है, या राजनीतिक दल है, या परिवार है। तो कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है, तो सभी लोग जानते हैं समाजीकरण यानी परिवार से ही। तो परिवार ही दोस्तों समाजीकरण का एक प्रमुख कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो सही ऑप्शन यह है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। क्या है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा जो है यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण जो है प्रदर्शित कर रहा है। यह आपका लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया होगा, या गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया होगा, अब यह गति समन्वय अक्षमता आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा, यह आपका पठन अक्षमता डिसलेक्सिया होगा। देखिए यहाँ पे 4 अक्षमताएं दी गई हैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, किसको, भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो पठन अक्षमता होगा। कौन सी डिसलेक्सिया क्षमता होगा, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अगर गणना संबंधी होता तो आपका गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया हो जाता दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे और जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। दोस्तों जो शैशव काल की अवधि मानी गई है वह कितनी मानी गई है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, यह आपका 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो यह तो सभी लोग जानते हैं शैशव काल की जो अवधि है वह जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। बच्चा कितने हैं, 2 से 7 वर्ष की है, यानी कि यह दूसरी अवस्था है। तो दूसरी अवस्था कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है तो वह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। बच्चा कितने, 2 से 7 वर्ष में है, और ये आपकी 4 अवस्थाएं दी गई हैं जो जीन पियाजे ने दिया है, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। जो दोस्तों विकास है वह कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है, ये आपको बताना है। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या समान से विशिष्ट की ओर। तो विकास बढ़ता है तो विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले में आएगा समान, दूसरे ऑप्शन में आएगा विशिष्ट। तो विकास आपका समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, यह आपका हो जाएगा समीपस्थ विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो ये शब्द जो दिया गया है तो सहयोग देना ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान में जो स्कीमा है या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नवीन जानकारी, जो नई जानकारी होती है, उसको अगर शामिल करना हो तो वर्तमान स्कीमा या अवधारणा को बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो भाई आपका दोस्तों आत्मसातकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसातकरण। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य बाल अवस्था में जो भाषा है किसके बजाय अधिक है? मध्य बाल अवस्था कैसी है दोस्तों? बाल अवस्था आपकी मध्य बाल अवस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो मध्य बाल अवस्था है वह सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। जो मध्य बाल अवस्था होती है, मध्य बाल अवस्था में जो भाषा होती है वह सामाजिकृत के बजाय आपकी अहं केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दो प्रश्न और रह गए हैं। प्रश्न यह कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। यानी आप समझ लीजिए यह कहानी जो सार लिखा गया है 2-3 लाइनों का कथन, इसका पूछने का मतलब यह दोस्तों कि कक्षा अध्यापक ने क्या है, एक कोई भी आप अध्यापक हैं अपने बच्चे को अगर देखते हैं कि वह क्या स्वयं के कीबोर्ड्स के द्वारा बनाए हुआ मधुर संगीत बजाते अगर देखते हैं, यानी स्वयं की वह क्रियाकलाप करते हुए बच्चे को जब आप देखते हैं तो उसकी जो बुद्ध स्त्री थी वह कैसी होती है? तो वह आप बोलेंगे संगीतमय। यानी कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्त्री थी, तभी तो वह स्वयं लिखकर गा सकता है। तो किसकी बुद्धि आपकी थी? बुद्धि उच्च स्त्री थी, संगीतमय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, जब एक शिक्षक जो है यह समझता है कि एक स्वाभाविक रूप से लड़के जो है गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर के पक्षपाती अध्यापक है, शिक्षाप्रद के है, या सही दृष्टिकोण वाला अध्यापक है, या नीतिपरक अध्यापक है। तो पेडागोजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, सभी फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, डेली आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग जेंडर के पक्षपाती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है किसके अनुरूप बदलना है। क्या दोस्तों? कैसी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या है, किसके अनुरूप बदलना चाहिए? व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप, परिवार या परिवेश, या बच्चे या परिवेश, या बच्चे या व्यवस्था।
तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है दोस्तों क्या है, व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के वीडियो के आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप फटाफट यहाँ पे सही मार्क के आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30। जरूर दोस्तों, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। एक सभी दोस्त वीडियो को एक बार सभी लोग दिल से लाइक करके जाइएगा और सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ऑल सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी भाई बहन कैंडिडेट, शिक्षक बंधु, गृहिणी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।